नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। कल प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि होंगे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। झलवा में विश्वविद्यालय बन रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। माघ मेले का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कल होना है और समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे और मुख्य अतिथि होंगे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि AM कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं। सीएम माघ मेले का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया है। संजय सेठ ने बतौर राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन भरा है। केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सपा की अब तीसरी सीट फंस सकती है और इसी से उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव में 8वें दावेदार के तौर पर संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 27 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 27 फरवरी को चुनाव होंगे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामशी लाल सुमन। तो वही बीजेपी ने भी बीते दिन अपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और आज 8वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। संजय सेठ बतौर 8वें राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं और साथ ही समाजवादी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। अब बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया तो कहीं ना कहीं अब जो तीसरी सीट का पेच है वो समाजवादी पार्टी का फंस सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने उम्मीदवार तय करती है राज्यसभा के लिए, ये उसका विषय है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा से विजयी कराएगी। ये पूरी पार्टी जो है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट है और निश्चित तौर पर हमारे 3 उम्मीदवार वहां से विजयी होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन संख्या बल की अगर बात की जाए तो बीजेपी आराम से 7 उम्मीदवारों को जिता सकती है। समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों को जीत दिलवा सकती है, लेकिन जो तीसरे नाम का ऐलान है वो कहीं ना कहीं इसलिए फंसता हुआ जा रहा है क्योंकि आज संजय सेठ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं बीजेपी से। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है 27 फरवरी को? देखिए, जो पार्टी की आंतरिक रणनीति है, मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से खुलासा नहीं कर सकता जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया है निश्चित तौर पे सोच समझ के और अपने विधायकों से राय मशवरा करके वो काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी की जो आंतरिक रणनीति है वो मैं आपको कैसे टीवी चैनल में बता सकता हूँ। ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी। कल 7 नामों का ऐलान हुआ, नामांकन दाखिल हुआ। आज संजय सेठ भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है हम तो अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचाएंगे और पार्टी इसकी आंतरिक रणनीति भी तैयार कर चुकी है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना काम करेगी, जिसका जैसा होगा। बाकी हमारे अगर आशा रहा है प्रत्याशी आया तो निश्चित जीतेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतने के लिए आती है, ऐसा नहीं कि वो हारेगी। कोई ना कोई समीकरण है तभी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। बिना समीकरण के कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। पहले भी हमारे पास आती रही थी, जो 8वां
पिछली बार भी अनिल अग्रवाल आए थे आके, और इस बार भी आके ही आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को सोचने का विषय, हमारा सोचने का विषय नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि आपको ये उम्मीद है कि जो 8वें उम्मीदवार का आपने आज नामांकन दाखिल करवाया है बीजेपी ने, वो भी राज्यसभा पहुंचेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है और जो हमारी आंतरिक रणनीति है वो भी तय हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों हमने बयानबाजी भी सुनी, कहीं ना कहीं राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद कुछ नाराजगी विधायकों में चल रही है। देखिए, पार्टी में हमारे आंतरिक लोकतंत्र है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग राज्यसभा जाए, एमएलसी बने। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी लेते हैं उसको हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद मानने का काम करता है। भुवन भास्कर जी, बीते दिन पल्लवी पटेल का बयान सामने आया था, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी जाहिर करती नजर आई। क्या आपको नहीं लगता है कि जब 27 फरवरी को चुनाव होंगे तो जो विधायकों की जो आपसी रंजिश है, नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं दूर होनी बेहद जरूरी है, ताकि जो आप ये दावेदारी कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों राज्यसभा पहुंचेंगे उम्मीदवार, उसके लिए जरूरी तो ये भी है कि जो आपके सभी विधायक हैं वो उनकी नाराजगी दूर रहे। मैंने आपसे कहा ना, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार देती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि तुगलकी फरमान दिल्ली से आ जाता है और उसको सुना दिया जाता है और उसको अमल करता है। कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी। ये मैडम किस तरह के लोगों से बैठा रहे हो मैडम? मैं तो अकेले इनकी बात सुन रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, ये इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली से एक परिवारवाद की पार्टी चला रहे हैं, एक परिवार के लोगों ऐसी लोकतांत्रिक तो हमारी पार्टी में नजर आता है साफ साफ, और इस तरह से बात करें। अरे पिछली बार भी हम लोग 8 ही थे, इस बार भी हम लोग 8 ही रहेंगे। आप पिछली बार 2 थे, आपको याद होगा, आपने खुद तीसरा गलत खड़ा किया है। हमारा नहीं, हमारे तो 8 ही आने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पूरी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि तीनों के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार राज्यसभा में पहुंचेंगे, तो वही बीजेपी का भी कहना है कि पिछली बार भी 8 के 8 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे थे और इस बार भी 8 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण किया और साथ ही G5 प्रशासनिक भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि पहले तक बीआरडी कॉलेज के हालात कैसे थे, लेकिन आज सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करते हुए क्या कुछ खास किया है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप एक मॉडल है, लेकिन एक सफलतम मॉडल और उसका केंद्र बिंदु कोई बना था, वह भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज बना था। क्योंकि सबसे ज्यादा सफरर कोई होता था तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज को ही केंद्र बना करके आज देश के सामने उस सफल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है कि इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है। पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलतम मॉडल है। यह भी मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक यह कार्य भी हो रहा है, और दूसरा अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम के पार्ट है। और आज उस मॉडल को वो ओएनसी पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफटॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है नेट बिलिंग के साथ, हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे, और अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि ब्याडी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर। 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी। और 72 लाख रुपए जो आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है, उसमें से ये 72 लाख रुपए की भरपाई तो इसी से हो जाएगी। यानी बिजली का बिल आपका आधा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी यही होता है, उस फालतू लैंड का हमने जो छत खाली पड़ी हुई थी उस खाली छत का उपयोग भी कर दिया, और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी मिल गई। क्योंकि अब तो ब्याडी मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है। ब्याडी मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ चुका है। अब ब्याडी मेडिकल कॉलेज को कंपटीशन करना है एम्स गोरखपुर के साथ, और इसके लिए अपनी को तैयार करना होगा। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें बुंदेलखंड से। ये बड़ी खबर, बुंदेलखंड महोत्सव के मृतकों का पोस्टमार्टम आज बुंदेलखंड महोत्सव के दौरान विस्फोट हुआ था, और इस दौरान कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने आज प्रदर्शन भी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर जाम लगाया गया है। और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। लखनऊ में मंडलायुक्त ने गौघाट पुल और बसंत कुंज योजना का किया निरीक्षण। विकास प्राधिकरण के वीसी रही मौजूद गौघाट के निर्माणाधीन ब्रिज का काम जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार। स्कूल जाते समय छात्र का किया अपहरण। पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कार की बरामद। कानपुर में गाली देना युवक को पड़ा महंगा। 3 लोगों ने की थी युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरैया में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। पुलिस की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की चर्चा। सीसीटीवी की निगरानी में दी जाएंगी परीक्षा। सिद्धार्थनगर में बोर्ड परीक्षाओं का आगाज शुरू। कैमरे में सीसीटीवी और डिवाइस रिकॉर्डर लगाए। शासन की मंशा के अनुरूप नकल विहीन परीक्षा होने का दावा। सहारनपुर में अवैध वसूली करने वाले सिपाही ने गांव वालों को दी गोली मारने की धमकी। वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ने सिपाही को किया लाइन हासिल। लखनऊ के मौदा में बस पलटने से 19 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में लुटेरों के हौसले बुलंद। ऑटो चालक को बेहोश कर ऑटो और नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एटा में जमीनी विवाद में युवक की गोली मारकर की हत्या। फायरिंग में महिला को भी लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पीआरडी जवानों ने थाने में दी तहरीर। दारोगा पर लगाया अभद्र व्यवहार करने के आरोप।
अलीगढ़ में खराब सफाई पर भड़के नगर आयुक्त, दुकानदारों को दी कड़ी हिदायत, अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को नगर आयुक्त की दी चेतावनी। इटावा में सड़क निर्माण कार्य में दिखा भ्रष्टाचार, महीने के अंदर उखड़ी सड़क, नाराज ग्रामीणों ने लोकार्पण की पट्टियों पर जमकर चलाए ईंट पत्थर। अलीगढ़ में सिंगर सुखी नाइट में जमकर चली कुर्सियां, पुलिस की मौजूदगी में हुआ झगड़ा, वीवीआईपी में बैठे युवक का पटाखा। पीलीभीत में लकड़ी माफिया हुए बेखौफ, अवैध रूप से लकड़ी का हो रहा कटान, पर्यावरण को हो रहा भारी नुकसान। महोबा में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, एक ही जाति के बताए जा रहे मृतक प्रेमी जोड़े, परिवार में मचा कोहरा। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, ट्रक समेत चालक मौके से हुआ फरार। फतेहपुर में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, नलकूप के पास खून से लथपथ पड़ा मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी।